भारत के गांव, जहां भारत की आत्मा बसती है, जहां किसान सुबह सूरज के साथ उठते हैं, बच्चे टूटी हुई स्कूल की दीवारों के बीच पढ़ाई करते हैं और बूढ़े लोग पंचायत भवन की तरफ आस लगाए बैठते हैं। संविधान ने इन्हीं गांवों के लिए एक सपना देखा था, ग्राम स्वराज का सपना। एक ऐसा तंत्र जहां जनता खुद अपने विकास का निर्णय ले, जहां गांव का मुखिया यानी ग्राम प्रधान गांव की सेवा करे। लेकिन क्या यह सपना आज भी जिंदा है? क्या वाकई ग्राम प्रधान गांव का सेवक है, या आज वो बन चुका है गांव का सबसे बड़ा व्यापारी? हर 5 वर्ष में गांव में पंचायत चुनाव होता है। पूरा गांव चुनावी रंग में रंग जाता है। हर गली में होर्डिंग, हर दरवाजे पर वादा। लेकिन 5 वर्ष बाद न तो सड़क बदलती है, न पानी आता है और न ही अस्पताल में दवा। लेकिन जो बदल जाता है वो होता है ग्राम प्रधान की जिंदगी। जो कभी साइकिल पर चलता था अब महंगी गाड़ी में घूमता है। जो कभी मिट्टी के घर में रहता था अब शहर में कोठी बनवा चुका है। सवाल यह नहीं कि कोई सफल क्यों हुआ, सवाल यह है जब सरकारी वेतन ना के बराबर है, जब आय का कोई वैध स्रोत नहीं है, तब ग्राम प्रधान करोड़पति कैसे बन जाता है? क्या यह विकास का हिस्सा है या फिर लोकतंत्र के नाम पर चल रहा एक संगठित घोटाला? आज हम बात करेंगे उसी काले सच की जो हर गांव में मौजूद है लेकिन कोई बोलता नहीं। ग्राम प्रधान कैसे बनते हैं करोड़पति? इसकी कहानी शुरू होती है चुनाव के पहले दारू, बिरयानी और पैसों से और खत्म होती है गांव के हक को लूटने वाले दस्तखतों पर। गांव में चुनाव सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, ये एक महायुद्ध होता है सत्ता, जाति और पैसे का। जिस दिन जिला प्रशासन चुनाव की तारीख घोषित करता है उसी दिन से शुरू हो जाती है खेल की तैयारी। किसी के घर बिरयानी पहुंचती है, किसी को 20 लीटर पेट्रोल मिलता है और किसी को मिलती है 2 बोतल शराब और 500 रुपए। हर वोट का दाम तय होता है 100 रुपए से शुरू होकर 5000 रुपए तक। कोई गाय पालने का वादा करता है, कोई छत ढंकने का, कोई कहता है तेरा लड़का मनरेगा में लगेगा और कोई सीधे कह देता है भाई वोट मेरा पक्का है ना। रातों में गाड़ियों से पैसा बांटा जाता है, दिन में वादा किया जाता है तुम्हारा नाम तो लिस्ट में डाल दिया है। यह चुनाव अब लोकतांत्रिक नहीं, एक व्यवस्थित व्यापार बन चुका है। हर प्रत्याशी 10 लाख से 25 लाख रुपए तक खर्च करता है पोस्टर, प्रचार, दावत, शराब और वोट की खरीद में। लेकिन वो ये सब क्यों करता है? सिर्फ गांव की सेवा के लिए नहीं। असल बात यह है ग्राम प्रधान बनना अब एक इन्वेस्टमेंट है। जितना पैसा लगाया गया उससे 100 गुना कमाया जाएगा अगले 5 वर्षों। और इस योजना में वो अकेला नहीं होता, उसके साथ होता है पूरा सिस्टम। सचिव, इंजीनियर, लेखपाल और यहां तक कि थाना और तहसील तक हर किसी का हिस्सा तय है और इस पूरे तंत्र की नींव रखी जाती है चुनाव जीतते ही। अब अगली कड़ी में जानते हैं विजयी ग्राम प्रधान कैसे शुरू करता है अपना पहला घोटाला। जब वो पहली योजना पर दस्तखत करता है, मैं शपथ लेता हूं कि मैं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। ये शपथ ग्राम प्रधान पद की गरिमा का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन असली खेल इस शपथ के खत्म होते ही शुरू हो जाता है। गांव वाले तालियां बजा रहे होते हैं और प्रधान के दिमाग में चल रहा होता है पहला काम किससे करवाना है, पहला कमीशन किससे लेना है। सबसे पहले बनती है एक खास टीम, पंचायत सचिव, लेखपाल, तकनीकी सहायक यानी जूनियर इंजीनियर और गांव का जानकार ठेकेदार। योजना कोई भी हो, पानी की टंकी, सड़क, शौचालय या पंचायत भवन, सब में यही टीम मिलकर तय करती है कौन कितना हिस्सा लेगा। अब काम शुरू नहीं होता, पहले कागजी कार्रवाई होती है। मनरेगा में 50 मजदूरों का नाम जोड़ दिया जाता है, लेकिन गांव में कोई भी काम पर नहीं जाता। पैसे बैंक खातों में ट्रांसफर होते हैं और बाद में कैश निकालकर प्रधान सचिव की जेब में जाते हैं। तालाब खुदाई की योजना पास होती है, लेकिन धरातल पर एक भी फावड़ा नहीं चलता। कागज में मशीनें चलाई जाती हैं, चालान लगते हैं, बिल बनते हैं और पैसे उड़ते हैं। पंचायत भवन की मरम्मत में 3 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन असल में सिर्फ पुताई होती है। ईंट और सीमेंट के नाम पर सिर्फ फोटो शूट होता है। सारा काम फोटो, बिल और साइन से चलता है। काम चाहे हो या न हो, डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल यहां सिर्फ पैसे उड़ाने में होता है। और गांव के लोग, उन्हें या तो पता ही नहीं होता या वो डरते हैं सवाल पूछने से। जो आवाज उठाता है उसे चुप करवा दिया जाता है, धमकाया जाता है, कहा जाता है देख लेना
अगली बार तेरे घर से पानी का कनेक्शन भी काट दूंगा। यही है वह सिस्टम जो विकास की जगह भ्रष्टाचार का आधार बन गया है। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कैसे योजनाओं की राशि को योजनाबद्ध तरीके से लूटा जाता है। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जिनका उद्देश्य था गांव को मजबूत बनाना। लेकिन हकीकत यह है, इन्हीं योजनाओं के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए लूट लिए जाते हैं। सबसे पहले नाम आता है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मकसद था हर गरीब परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार। लेकिन आज यही योजना बन चुकी है फर्जी हाजिरियों और झूठे बिलों की खान। गांव के लोग कहते हैं हमने तो काम किया ही नहीं, लेकिन दस्तावेजों में उनका नाम, हस्ताक्षर और भुगतान सब कुछ मौजूद है, और वो पैसा सीधे प्रधान और सचिव की जेब में। अब आइए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर। गरीबों को पक्का मकान देने वाली ये योजना आज ठेकेदार, प्रधान और इंजीनियर के कट की भेंट चढ़ चुकी है। कई गांवों में अधूरे मकान हैं जिनमें न दरवाजा है न छत। वजह, गरीब को सिर्फ पहली किश्त मिलती है, बाकी रकम प्रधान कहता है काम पूरा करो तो मिलेगा, और फिर काम बीच में रुक जाता है। शौचालय योजना में हाल और भी बुरे हैं। कहीं सिर्फ गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, कहीं पिलर डालकर फोटो खिंचवा लिया गया और दस्तावेजों में लिखा गया योजना पूर्ण हुई। जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर में नल और शुद्ध पानी देना था, उसमें पाइप ही नहीं पहुंचा, और जहां पहुंचा वहां टंकी अभी तक सूखी है। सड़क निर्माण, यह योजना तो ग्राम पंचायतों के लिए सोने की खान है। सड़क बनी सिर्फ फोटो में, असल में बारिश में पहली बार में ही बह जाती है। घटिया सामग्री, आधा काम, पूरा भुगतान। हर योजना में फॉर्मूला एक ही है, आधी रकम में काम दिखाओ, बाकी खुद खाओ। गांव के लोग शिकायत करते हैं तो उन्हें कहा जाता है साहब से बात करो, और साहब पहले ही भाईचारा टीम में शामिल हो चुके होते हैं। सरकारी योजना अब गांव के लिए नहीं, एक भ्रष्टाचार योजना बन चुकी है। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे इन योजनाओं में कमीशन का सिस्टम चलता है और किस रेट से कौन हिस्सा पाता है। अब आते हैं असली खेल पर, यानी कमीशन तंत्र पर, जिस पर चलता है पूरा ग्राम पंचायत का भ्रष्टाचार चक्र। कागज पर योजना की राशि आती है और उस राशि का हिस्सा तय होता है किसे कितना मिलेगा। ठेकेदार को 100 रुपए मिलते हैं तो उसमें से 30 रुपए प्रधान के, 20 रुपए सचिव के, 10 रुपए जूनियर इंजीनियर के, और बाकी बचे 40 रुपए में काम होना होता है। लेकिन क्या उस 40 रुपए में अच्छा काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए काम होता है आधा अधूरा, घटिया क्वालिटी से, ताकि बचा पैसा भी फिर से आपस में बंट जाए। कुछ जगहों पर तो यह भी होता है प्रधान और सचिव पहले ही फिक्स कर देते हैं कि टेंडर किसे मिलेगा, और बदले में एक मुश्त रकम पहले ही ले ली जाती है। इसे बोलते हैं कट मनी अग्रिम। एक पंचायत भवन की मरम्मत के नाम पर 5 लाख रुपए मंजूर होते हैं। उसमें से लगभग 1.5 लाख रुपए तो काम शुरू होने से पहले ही बंट चुके होते हैं, और जो ठेकेदार बचे हुए पैसों से काम करता है वो इतना घटिया काम करता है कि अगली बारिश में छत टपकने लगती है। कमीशन रेट हर योजना में अलग होता है, लेकिन सिस्टम हर जगह एक जैसा। मनरेगा में फर्जी मजदूर और झूठी उपस्थिति। शौचालय योजना में पिलर डालो, फोटो लो, भुगतान लो। स्कूल की रंगाई पुताई में बिल बनाओ, ब्रश भी न चलाओ। आंगनबाड़ी में सिर्फ नाम, न भवन, न सुविधा। गांव का आदमी सोचता है शायद ये काम ऊपर से होता है, लेकिन असलियत ये है यही सब नीचे से ऊपर तक चढ़ता है। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे ग्राम प्रधान अपने करोड़ों की संपत्ति को कैसे छिपाता है, नाम किसके पर रखता है, और आय का कोई स्रोत न होते हुए भी आलीशान कोठी कैसे बनती है। तो सवाल उठता है, अगर ग्राम प्रधान को सिर्फ मानदेय के रूप में कुछ हजार रुपए मिलते हैं, तो फिर उसके पास आलीशान घर, गाड़ी, जमीन, ज्वेलरी और बैंक बैलेंस कहां से आता है? उत्तर सीधा है, चोरी को ढकने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों के नाम पर रख देना। अधिकांश ग्राम प्रधान अपनी संपत्ति खुद के नाम पर नहीं रखते, वो सब किसी और के नाम पर होता है। पत्नी, भाई, भतीजा, साले, दोस्त या समर्थक। गांव में बना नया मकान मां के नाम, शहर में लिया फ्लैट भतीजे के नाम, नई एसयूवी गाड़ी पत्नी के नाम, खेत में लगे सोलर पैनल किसी और के नाम। और जब कोई पूछे आपके पास इतना पैसा कहां से आया, ये तो जवाब तैयार होता है वो तो हमारी पुश्तैनी जमीन थी, या फिर भाई की नौकरी सऊदी में है। रियलिटी ये है कि विकास के नाम पर आया सरकारी पैसा धीरे धीरे एक निजी साम्राज्य में बदल दिया जाता है।
कुछ मामलों में प्रधान ने फर्जी कंपनियां तक बना लीं, जिनके नाम पर ठेके लिए, बिल बनाए और भुगतान उठाया, और जनता को भनक तक नहीं लगी। बैंक अकाउंट अलग अलग बैंकों में अलग अलग रिश्तेदारों के नाम से, कैश गांव के बाहर बने फार्म हाउस या किराए के घरों में रखा जाता है। सोने चांदी का हिसाब कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, और जो पूछे वो अगले चुनाव तक गायब हो जाता है। इन सारे गड़बड़झालों के बावजूद कोई जांच नहीं होती, कोई कार्यवाही नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरा तंत्र ही इस लूट का हिस्सा होता है। अब आगे जानेंगे, अगर कोई इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसके साथ क्या होता है। अब जरा सोचिए, अगर गांव का कोई जागरूक युवक या बुजुर्ग प्रधान से ये पूछ ले, पिछली योजना का हिसाब दो, पिछले साल की मनरेगा की सूची दिखाओ, या आरटीआई लगाकर डिटेल मांग ले, तो क्या होता है? शुरुआत होती है नजरअंदाजी से, जवाब नहीं दिया जाता। फिर शुरू होती है धमकी। अपने काम से काम रखो, तेरे घर पर छापा डलवा देंगे, तेरे बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। इसके बाद सामाजिक बहिष्कार। गांव के रसूखदार लोग उस व्यक्ति के परिवार से बात करना बंद कर देते हैं। खेत में पानी बंद करवा दिया जाता है। मनरेगा या अन्य योजनाओं से नाम कटवा दिया जाता है। अगर फिर भी कोई डटा रहता है तो होता है अगला स्टेप, फर्जी मुकदमे, मारपीट, गाली गलौज या जमीन विवाद का केस। और जब केस भी असर न करे तब आता है आखिरी हथियार, सीधा हमला। देश भर में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां आरटीआई कार्यकर्ता, सोशल वर्कर या सामान्य नागरिक ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर मार दिए गए, गायब कर दिए गए, या उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये लोकतंत्र का मुंह तोड़ना है। जहां सवाल पूछने पर सजा मिलती है वहां न्याय मर चुका होता है। लेकिन क्या सभी प्रधान भ्रष्टाचारी होते हैं? क्या हर गांव में सिर्फ घोटाला ही होता है? नहीं। अब अगले भाग में जानेंगे कुछ ऐसे ईमानदार ग्राम प्रधानों की कहानियां जिन्होंने साबित किया कि अगर इच्छा हो तो गांव बदल सकता है। हर अंधेरे में अगर कोई रोशनी की किरण होती है तो इस भ्रष्टाचार भरे तंत्र में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने साबित किया कि ईमानदारी अब भी जिंदा है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक महिला प्रधान बनी। नाम था सावित्री देवी। पहले ही दिन उन्होंने पंचायत सचिव को साफ कह दिया, कमीशन की कोई बात मत करना। और फिर उन्होंने गांव के हर एक बच्चे को स्कूल भेजना शुरू किया। शौचालय सिर्फ बनवाए नहीं, इस्तेमाल भी करवाया। और जब गांव की सड़कों की मरम्मत हुई तो खुद साइट पर बैठकर सीमेंट की क्वालिटी देखती थीं। फिर बात करते हैं बिहार के राजू यादव की, जिन्होंने मनरेगा का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करवाया। वो भी 1 रुपये का बिल नहीं बनाया, बिना काम के। गांव वालों ने पहली बार देखा कि सरकारी योजना वाकई गरीबों तक पहुंच सकती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में कुछ ऐसे प्रधान सामने आए जिन्होंने गोद लिए गांव को मॉडल गांव बना दिया। साफ पानी, डिजिटल क्लासरूम, महिला स्व सहायता समूह और सबसे अहम, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत। इन लोगों ने कभी फर्जी बिल नहीं बनाए, कभी चुनाव में शराब नहीं बांटी, और जब दोबारा चुनाव आया जनता ने इन्हें प्यार से बिना मांगे फिर से चुन लिया। यानी जब नीयत साफ हो तो ये सिस्टम बदला जा सकता है। सवाल ये नहीं कि सिस्टम गंदा है, सवाल ये है कि हम उसमें सफाई लाना चाहते हैं या नहीं। अब अंत में बात करेंगे इस पूरी व्यवस्था को सुधारने के रास्तों की। कैसे लाया जाए बदलाव, और क्या है आम नागरिक की भूमिका। अगर बीमारी का पता चल चुका है तो इलाज भी संभव है। सवाल अब यही है, क्या हम इलाज करना चाहते हैं या यूं ही घुट घुट कर जीते रहेंगे। ग्राम पंचायत व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले जरूरत है जागरूक नागरिकों की। अगर गांव का हर व्यक्ति ये ठान ले कि वोट काम पर देगा, बिरयानी, दारू या 500 रुपए पर नहीं, तो सबसे पहला बदलाव वहीं से शुरू हो जाएगा। दूसरा रास्ता है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। हर योजना का लेखा जोखा कोई भी नागरिक मांग सकता है। पंचायत का बजट, मजदूरों की सूची, बिल, भुगतान, टेंडर, सब कुछ मांगने का हक है। डरे नहीं, यह आपका अधिकार है। तीसरा कदम है सोशल ऑडिट। हर योजना का सार्वजनिक मूल्यांकन हो, गांव की बैठक में सबके सामने हिसाब दिया जाए, और अगर प्रधान या सचिव इसमें भाग न लें तो उसकी शिकायत सीधे जिलाधिकारी या लोकायुक्त को करें। चौथा रास्ता है डिजिटलीकरण। योजना का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जाए। पंचायत की वेबसाइट हो,
जहां हर काम की जानकारी सार्वजनिक हो। पांचवां और सबसे जरूरी रास्ता है शिक्षा और नैतिकता का प्रसार। जब तक गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे और जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि एक शौचालय की चोरी भी उनके ही बच्चों की सेहत चुरा रही है, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। और एक आखिरी बात, अगर कोई प्रधान ईमानदार है तो उसे भी समर्थन दीजिए, क्योंकि जब हम अच्छे लोगों को ताकत नहीं देंगे तो बुरे लोग फिर से चुनाव जीत जाएंगे। बदलाव शुरू हो चुका है, बस उसे गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है। और इसके लिए आपको, हमें और हम सबको मिलकर एक नई पंचायत, एक नया भारत बनाना होगा। गांव भारत की आत्मा है, लेकिन जब आत्मा को ही जहर दे दिया जाए तो पूरा शरीर बीमार हो जाता है। ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, लेकिन आज वो सपना कुछ भ्रष्ट लोगों के लालच के नीचे दब चुका है। पंचायत चुनाव एक मौका है बदलाव लाने का, गांव को आगे बढ़ाने का। लेकिन अगर वही नेता फिर जीत जाए जो 5 वर्ष से सिर्फ लूट रहा था, तो दोष किसका है? सिर्फ प्रधान का, या फिर उस वोटर का जिसने बिरयानी के एक पैकेट में अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया? वे अब फैसला आपको करना है, गांव को बेचना है या संवारना है। अगली बार जब पंचायत चुनाव हो तो आंखें खोलिए, वादे नहीं पिछला काम देखिए, जाति नहीं नीयत देखिए, भाषण नहीं हिसाब देखिए। और अगर कोई सवाल उठाए तो उसका साथ दीजिए, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारे बच्चे उसी टूटे हुए स्कूल में पढ़ेंगे, उसी गंदे पानी से बीमार होंगे और उसी भ्रष्ट प्रधान को फिर से सलाम करेंगे। यह वक्त है नया गांव, नया नेतृत्व, नया भारत बनाने का। आवाज उठाइए, सवाल पूछिए और बदलाव लाइए।